नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के बीच उत्तर प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन एंट्री को लेकर ही अब हो गई है। और आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है और जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 113 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इससे संक्रमण की रफ्तार डेल्टा की तुलना में कई गुना ज्यादा है। देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकारें भी अब कड़े फैसले ले रही हैं। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और 3 दिसंबर को मुंबई से जयपुर होते हुए ये दंपति कार से गाजियाबाद लौटा था। खांसी की शिकायत के बाद निजी लैब में ही जांच कराई तो फिर पता चला कि जांच में कोरोना की पुष्टि हुई और बाद में आपको बता दें कि इसको लेकर कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप की पुष्टि की गई है। फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं और उनके संपर्क में आए 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जांच भी की जा रही है। इंडिया में 2 दिसंबर को ही ओमिक्रॉन की एंट्री हुई थी और 15 दिनों बाद मामले में 111 तक पहुंच चुके हैं। और कर्नाटक में पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से सबको डरा दिया है और डर के मारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर की अगुवाई भी महाराष्ट्र की करेगा। और क्योंकि राज्य में ओमिक्रॉन के केस 40 हैं और राजधानी दिल्ली में 22 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन देश के कुल 11 राज्यों में फैल चुका है और इसके बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने गैर जरूरी यात्राओं और भीड़ भाड़ में जाने या लोगों के जमावड़े नहीं लगाने की नसीहत दे दी है और यहां तक कि नए साल का जश्न मनाने में भी कोताही बरतने की अपील की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे यूरोप और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बहुत तेजी से फैल रहा है और दुनिया के 91 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। तो यूरोप के 47 देशों में से 31 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन में है। ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट की वजह से जो तीसरी लहर आई है उससे ब्रिटेन का बुरा हाल है। रोजाना करीब 90,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आने लगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 6ठी क्लास से सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से खोलने की इजाजत दी थी और इसके बाद दिल्ली सरकार ने शनिवार से 5वीं क्लास से ऊपर के सभी स्कूल खोलने जा रही है। और आपको बता दें कि स्कूल के सभी सीनियर छात्रों और कर्मचारी और अभिभावकों के बीच ही इस जानकारी को नोटिस जारी करते हुए बता दिया गया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ही 27 दिसंबर से प्राइमरी स्कूल भी खोलने की इजाजत दी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण इमरजेंसी निर्णय लिए गए थे और सरकार ने स्कूलों को लेकर भी और लाइब्रेरी को बंद कर दिया था। और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। उसमें अब काफी सुधार दिख रहा है। पॉल्यूशन का स्तर जो है 250 से 300 की रेंज में घटकर रहा है। और आपको बता दें कि अगले 14, 15, 16 तारीख को प्रदूषण बढ़ने का संकेत दिख रहा है। ये ऐसा भी उनका कहना था, लेकिन 16 के बाद प्रदूषण के स्तर में सुधार की संभावना देखी जा रही है। आने वाले दिनों में प्रदूषण कम होने की संभावना को देखते हुए स्कूल खोलने की चर्चा भी गर्म थी। और फिलहाल आपको बता दें कि संवेदनशील इलाके जैसे पूर्वी दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका आनंद विहार, विवेक विहार और फिलहाल रोज प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव होता रहेगा। और प्राइवेट स्कूल को लेकर भी प्रेसिडेंट आरसी जैन के अनुसार स्कूलों को पिछले 600 दिन में बंद रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि बेहद गलत बात है, ऐसा उनका कहना है। छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। स्कूल खोलने की मांग को लेकर एसोसिएशन सरकार के सामने कई बार प्रदर्शन कर चुका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार यानी कि आज अमेठी के जगदीशपुर से हरिमऊ गांव तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। और कांग्रेस की जिला इकाई के प्रवक्ता अरविंद चतुर्वेदी ने शुक्रवार को बताया है कि 18 दिसंबर को सुबह लखनऊ के ओमौसी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद राहुल और प्रियंका सड़क मार्ग से अमेठी जाएंगे। वे यहां आरक्षित विधानसभा सीट जगदीशपुर के रामलीला मैदान से हरिमऊ गांव तक मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित करीब 6 किलोमीटर की पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल और प्रियंका का अमेठी दौरा 1 दिवसीय है और पदयात्रा के समापन स्थल हरिमऊ
में भी वे सभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल और प्रियंका की पदयात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और लंबे अरसे बाद अमेठी आ रहे आज राहुल के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं कोई कसर छोड़ने को नहीं पीछे हट रहे हैं और राहुल और प्रियंका के स्वागत में जगह जगह स्वागत द्वारा बनाए गए बैनर भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य नरेंद्र मिश्र ने कहा है कि राहुल और प्रियंका का अमेठी से परिवार जैसा रिश्ता है। वे हमेशा अमेठी और यहाँ के लोगों के लिए सोचते और काम करते हैं। कोरोना काल में वे अपने इस परिवार की मदद के लिए सबसे आगे रहे और गौरतलब है कि जगदीशपुर विधानसभा सीट आरक्षित है और यहाँ से बीजेपी के सुरेश पासी विधायक हैं जो प्रदेश में ही मंत्री भी हैं। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी से ही हारने के बाद दूसरी बार आज अमेठी के दौरे पर आ रहे हैं और राहुल गांधी 15 सालों तक यहां से सांसद रहे। केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है और सरकार अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में इससे जुड़ा बिल पेश कर सकती है। बिल पेश होने से पहले इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ओवैसी ने इस मामले पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि 18 साल में लड़की जब वोट दे सकती है तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चुन सकती। ओवैसी का कहना है कि आप सरकार हैं, मोहल्ले के चाचा या अंकल नहीं हैं और आप फैसला करेंगे कौन कब शादी करेगा या क्या खाएगा। और ओवैसी ने यह भी कह दिया कि ये मोदी सरकार के बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में एक भारतीय नागरिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है, व्यवसाय शुरू कर सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है और सांसदों और विधायकों का चुनाव कर सकता है। मेरा विचार है कि लड़कों की शादी की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्सुअल और लिव इन का तो सरकार कानूनी अधिकार दे रही है तो 18 की उम्र में शादी का क्यों नहीं। अमेरिका में ऐसे कई राज्य हैं जहां 14 साल में शादी की इजाजत है। ब्रिटेन और कनाडा में भी 16 साल की उम्र में शादी का अधिकार है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारे समाज में चाइल्ड मैरिज एक क्राइम है लेकिन इसको आप क्रिमिनल लॉ से खत्म करेंगे। संसद में जब बहस होगी तो हम इस पर बोलेंगे। ये कानून सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट है और इससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला। ओवैसी ने अपना ये विरोध संसद में बिल पेश होने के पहले ही जता दिया है और अगले हफ्ते केंद्र सरकार जब बिल को संसद के दोनों सदनों में पेश करेगी तो निश्चित तौर पर इसको लेकर भी हंगामे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और इससे पहले समाजवादी पार्टी के 2 सांसद शफीक उर रहमान और एसटी हमन ने भी इस पर विवादित बयान सामने रखे थे और इन दोनों नेताओं ने 21 साल की उम्र में शादी के प्रस्ताव का विरोध करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर 18 साल में शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल की जाती है तो उससे लड़की आवारागर्दी करने लगेंगी। देश के 16 से ज्यादा शहरों के महापौर अयोध्या आएंगे और राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिरों के दर्शन करेंगे। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। सभी महापौर अयोध्या के नए मॉडल राम मंदिर निर्माण कार्य को देखेंगे और इसके अलावा इन सभी महापौर को अयोध्या में जारी विकास कार्य से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि सभी महापौर सरयू भी आरती भी देखेंगे और इसके साथ ही अयोध्या पहुंचने वाले सभी महापौर को भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। इसके लिए स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत ही अयोध्या की धरती पर पहुंचे सभी महापौर का भव्य स्वागत किया जाएगा और महापौर के आगमन से ही पहले अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था जो चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस सप्ताह में ही शुरुआत में ही बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या का दौरा किया था और इस दौरे के दौरान ही सभी ने हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इससे पहले महापौरों ने शुक्रवार को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम मोदी ने सभी महापौर को विकास और जनता की सेवा का मंत्र दिया। अयोध्या नगर निगम के प्रवक्ता रामकिशोर यादव ने बताया कि सभी महापौर राम जन्मभूमि और हनुमान
गढ़ी के ही मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। ये अयोध्या में जारी राम मंदिर के निर्माण कार्य को भी देखेंगे। लखीमपुर हिंसा को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का संसद में सड़क पर हंगामा जारी है और अजय मिश्रा टेनी करीब 40 घंटे से कहीं नहीं दिखे। आज असम के आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ में ही होने वाले सरकारी कार्यक्रम में भी टेनी का पत्ता कट गया है। 2 दिन पहले वो गृह मंत्रालय में नजर आए थे, लेकिन इसके बाद से वो कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी को आज असम के डिब्रूगढ़ में ही राज्यसभा सम्मान समारोह में शामिल होना था, लेकिन खबर ये आई है कि वो डिब्रूगढ़ के ही इस कार्यक्रम में ही नहीं जा रहे हैं। तो क्या ये बात संकेत देती है कि टेनी जल्द ही एक्शन होने वाला है, और या फिर ये भी किसी रणनीति का हिस्सा माना जाए? उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि शुक्रवार की सुबह यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ ही पीएम मोदी के चाय नाश्ते पर टेनी नजर आएंगे, क्योंकि पूर्वांचल पश्चिम यूपी और अवध और बुलंदखंड के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन अजय मिश्रा टेनी कहां नहीं पहुंचे, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, और वो खुद नहीं आए या आमंत्रित सांसदों की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। बुधवार यानी कि 15 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर को दिल्ली पहुंचे थे, और आपको बता दें कि वो एयरपोर्ट से बाहर तो निकले, लेकिन अपने सरकारी आवास पर नहीं पहुंचे। गुरुवार सुबह ही करीब 10:20 पर वो गृह मंत्रालय पहुंचे। गृह मंत्रालय के पीछे वाले गेट से मंत्रालय में दाखिल हुए और सीधे अपने मंत्रालय में मौजूद दफ्तर में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने वाले हैं। शिलान्यास कार्यक्रम शाहजहांपुर में आयोजित किया जाएगा। मेरठ में आपको बता दें कि मेरठ से ही प्रयागराज तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर और इसके निर्माण है उसका भी 36,200 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान जताया जा रहा है। बन जाने के बाद ये देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इससे पहले 16 नवंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ के बिहार सीमा से सटे गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था, और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर मौजूद मेरठ जिले के बिजोली गांव से शुरू होगा और ये प्रयागराज जिले के जुडानपुर दांदरू गांव में ही NH-19 पर बने बाईपास के पास खत्म होगा। गंगा एक्सप्रेस में करीब 594 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 6 लेन का बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाकर 8 लेन तक किया जा सकेगा, और गंगा एक्सप्रेस में पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से फर्राटा भर के दौड़ सकेंगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सड़क के साथ साथ 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनेगी, और इस परियोजना में करीब 140 नदियां, धाराएं, नहर, नाले आएंगे। आपातकाल में भी स्थिति में आपको बता दें इस ऐसे समय में भी विमानों की लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर में ही 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर मेरठ और प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर 15 रैंप टोल प्लाजा भी बनाए जाएंगे। ये यूपी का सबसे लंबा और देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के पूर्वी क्षेत्रों से जोड़ेगा। ये प्रदेश के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। मेरठ से प्रयागराज तक इस एक्सप्रेसवे से कुल 519 गांव जुड़ेंगे, और इसके बन जाने के बाद लखनऊ से मेरठ की दूरी जो है 5 घंटे रह जाएगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर करीब 7 घंटे में पूरा होगा, और अभी इसमें करीब 12 घंटे का समय लगता है। और आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर निर्माण जो है 36,200 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान जताया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की जरूरी फीसदी है वो आपको बता देते हैं कि 94% जमीन खरीदी जा चुकी है, और इस समय उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे हैं, और इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेस में 340.82 किलोमीटर लंबा है। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में 302.22 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेस में 165.53 किलोमीटर और बुलंदखंड एक्सप्रेस में 296 किलोमीटर लंबा है। अभी बुलंदखंड एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, और इन्हें एक्सप्रेसवे में भी
3 पर इमरजेंसी के विमानों के उतारने के लिए भी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इनमें से यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगर मऊ के पास और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास एयर स्ट्रिप बनाई गई है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उनका विमान इसी स्ट्रिप पर उतारा गया था।